हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी क्षितिज में गद्य भाग का लेसन नंबर 11 जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पाठ का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक हैं, राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनका जन्म और मृत्यु, इनकी जन्म और मृत्यु है, जन्म इनका 1850 और मृत्यु 1885, यानी कि बहुत ही कम उम्र में, यानी कि लगभग 35 साल तक ये जीवित रहे और इस दुनिया से विदा हो गए। तो बहुत ही कम उम्र के दौरान इन्होंने बहुत सारे हिंदी साहित्य को योगदान दिया, यानी कि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी और हिंदी साहित्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसमें एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, जिसमें भारतेंदु जी की जो प्रवृत्ति है वो विनोद प्रिय है, मजाकिया प्रवृत्ति कह सकते हैं जिसको, और एक व्यंग्य के रूप में ये लेसन लिखा गया है। किस प्रकार एक व्यंग्य है इसमें। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे लेखक का परिचय, उसका जीवन परिचय। लेसन नंबर 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो पढ़ते हैं इसके जीवन परिचय को लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में कब हुआ भी? 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ। काशी में इनका जन्म हुआ। इनका जो परिवार था बहुत ही प्रतिष्ठित था, बहुत ही उनकी प्रतिष्ठा थी, और उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से धनी था, यानी कि धन धान्य की भी कोई कमी उनमें नहीं थी। यानी कि एक अपने सामान्य भाषा में कहें तो एक रईस परिवार में, यानी कि एक अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कब? 1850 ईस्वी में काशी के अंदर। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। गोपाल चंद्र जो इनके पिता थे वो हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही, यानी कि भारतेंदु जी जब बाल्यकाल में थे ही, बचपन में ही थे, तो उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया। देहावसान हो गया मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता, क्या नाम था पिता का? गोपाल चंद्र। यानी कि 1885 में काशी में एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि थे, और भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही, अर्थात बचपन में ही, इनके पिता का क्या हो गया? आकस्मिक, यानी कि अचानक देहावसान हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और वे उस विपुल संपत्ति के, विपुल का मतलब होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में हो, यानी कि उनके पास संपत्ति थी, जो धन था बहुत ज़्यादा था, उस विपुल संपत्ति के वो एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। यानी कि उत्तराधिकार, यानी कि वो उनके पैतृक संपत्ति थी, वो बहुत ज़्यादा थी और वो उनके हिस्से में आई। उन्होंने अपनी संपत्ति, यानी कि जितना भी धन धान्य था, वो लोक सेवा, लोगों की सेवा में
और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उन्होंने जो अपनी संपूर्ण संपत्ति थी वो लोक सेवा में और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। यानी कि जितनी भी जो अविपुल संपत्ति थी, अपार धन था, तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के उसको क्या कर दिया, उन्होंने लोगों में बांट दिया। उनकी जो अपूर्व संपत्ति थी उसको लोगों में बांट दिया। लोगों में क्या कर दिया, बांट दिया। आगे है उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल। उन्होंने एक हाई स्कूल, उच्च शिक्षा का स्कूल, विद्यालय बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। हाई स्कूल यानी कि उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने एक स्कूल बनाया जो अब भी बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही स्थापित किया था। उन्होंने शुरू उसको किया था। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। वे जन्म से ही कैसे थे, कुशाग्र बुद्धि थे, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान थे, कहने का मतलब इंटेलिजेंट थे, और प्रतिभाशाली थे, और प्रतिभा भी उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। कविता करने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। कविता करने का अर्थात कविता आदि लिखने का जो उनका शौक़ था वो उन्हें बचपन से ही था, यानी कि बचपन से ही वो कविता लिखने के शौकीन थे। और 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। और जब वो कविता करने का शौक़ तो उन्हें बचपन से ही था, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में उनको कविता लिखने का शौक़ था और वो लिखते थे। और 16 वर्ष की आयु होने पर, यानी कि बहुत ही कम आयु है, ये ज़्यादा नहीं है 16 वर्ष भी, तो 16 वर्ष की आयु होने पर भी उन्होंने 16 वर्ष की अभी आयु हुई थी उनकी कि उन्होंने ग्रंथों को ग्रंथ लिखना, उनकी रचना करना, उनको लिखना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही, लगभग 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात वो भगवान को प्यारे हो गए, उनका देहावसान हो गया। और लगभग कितने वर्ष की आयु में, सिर्फ 35 वर्ष की आयु में ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो आगे है, भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। जो वर्तमान हिंदी जो गद्य है उसका प्रवर्तक माना जाता है, उसका मसीहा माना जाता है, उसका प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी गद्य में, हिंदी साहित्य में। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो भाषा और साहित्य हम हिंदी के दौरान पढ़ते हैं तो इस पर भी उनका स्थायी प्रभाव, निरंतर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित का मतलब होता है शुद्ध करना, किसी चीज़ को, उसको और अच्छे तरीके से प्रकट करना। तो उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर, सुधार करते हुए उसे मधुर, यानी कि और मीठा, अच्छा और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे, यानी कि वे सुधारवादी थे, सुधार करने के उन्होंने लगातार प्रयास किए। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य, यानी कि जो पुराने थे और जो कुछ नई रचनाएं थी, ये साहित्य था, भाषा थी। सामंजस्य का मतलब होता है उनके बीच में तालमेल बिठाना, यानी कि पुराने को भी साथ में रखना और साथ में नए को भी ऐड करना। तो उन दोनों के बीच वो तालमेल था, जो सामंजस्य था, भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। यानी कि प्राचीन और नवीन जो रचनाएं थी उनमें उन्होंने उनको कॉम्बिनेशन बिठाया, उनमें आपस में तालमेल बिठाया, सामंजस्य बिठाया, और इसके लिए भारतेंदु जी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। और सामंजस्य के लिए भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। यानी कि पुराना साहित्य और जो नवीन साहित्य है उसमें उन्होंने तालमेल बिठाया, अर्थात उसको और अधिक परिमार्जित किया
शुद्ध किया, अच्छा किया उसको और लोगों के सामने उसको रखा। आगे है आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। जो संस्कृत के शब्द हैं के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है, यानी कि तद्भव का मतलब तो होता है वैसे, यानी कि जिन संस्कृत शब्दों को हमने जो मैं मुख्य रूप से किस भाषा के थे, संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी तक की यात्रा करते करते उनका रूप क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, उसे हम तद्भव कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों की बहुतायत है, यानी कि तद्भव शब्दों का और तत्सम शब्दों का दोनों का ही उन्होंने बहुत अच्छा अपने साहित्य के अंदर प्रयोग किया है। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत की भांति ही हिंदी में और हिंदी की भांति ही किसमें, संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, इन शब्दों का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, अर्थात साहित्य में इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरे। लोकोक्तियाँ यानी कि जो प्रचलित उक्तियाँ होती है, जैसे अधजल गगरी, छलकत जाए, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, आम के आम, गुठलियों के दाम, इस प्रकार की लोकोक्तियाँ हम पढ़ते हैं। और उन्होंने अपने रचनात्मक प्रवृत्ति में, अपने रचने की आदत में लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ उन्होंने मुहावरों का भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किया है। मुहावरों, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया। लालित्य का मतलब होता है सुंदरता, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर लोकोक्तियों और मुहावरों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है, और जिससे उसकी भाषा में, उनकी भाषा में क्या आ गया, लालित्य आ गया, अर्थात सुंदरता आ गई। स्थान स्थान पर रोचकता, यानी कि उनकी रचनाओं में जो उन्होंने की है, रचनाएं की है, जो उन्होंने साहित्य लिखा है, तो स्थान स्थान पर यानी कि विभिन्न जगहों पर रोचकता बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, आनंद रूपी रस बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। हंसी के प्रयोग भी, हंसी मजाक भी खूब किया है इनकी रचनाओं में, और इसके साथ साथ व्यंग्य, कटाक्ष, यानी कि सामान्य भाषा में कह सकते हैं ताने मारना, इनका भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि उन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है अपनी रचना में, जिससे उनकी भाषा में लालित्य यानी कि सुंदरता आई है, और स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, रस बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। तो बीच बीच में जो उनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं उसमें हंसी वाली बातें भी है, और साथ में लोगों के जो जीवन है उस पर कटाक्ष भी किया गया है, व्यंग्य कसा गया है, ताने मारे गए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हुए। उनकी जो देश सेवा थी और साहित्य सेवा थी, देश के लिए भी, देश की सेवा के लिए भी वो सदैव आगे रहते थे, बड़े ही तत्पर रहते थे, और इसके साथ साथ साहित्य सेवा भी वो करने में बड़े ही आगे रहते थे, तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। उस युग इन्हीं चीज़ों से, किन चीज़ों से, उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर ही युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया, यानी कि उनको भारतेंदु की उपाधि दी। जब इस भारतेंदु का हम संधि विच्छेद करते हैं, भारत प्लस इंदु, तो इसमें संधि है, गुण स्वर संधि है, भारत प्लस इंदु, यानी कि भारत का, इंदु का मतलब चंद्रमा, यानी कि भारत के चंद्रमा की संज्ञा से उन्हें विभूषित किया है, यानी कि भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया है। यानी कि भारतेंदु की उपाधि, ये इनका मूल नाम नहीं है, भारतेंदु इनकी एक उपाधि है, ठीक है, जो किसके लिए मिली उन्हें, देश सेवा और साहित्य सेवा के लिए इनको उस युग की जनता ने भारतेंदु की उपाधि दी, यानी कि भारत का चंद्रमा, यानी कि बहुत एक
अच्छे लेखक ये थे। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन यानी कि पत्रिका वगैरह है, कोई हरिश्चंद्र मैगजीन है, पत्रिका है, का संपादन किया। और भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं। अब देखो, सोचने योग्य बात है कि इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया और कितनी ही छोटी उम्र में, यानी कि 50 में इनका जन्म हुआ, 85 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 35 वर्ष तक ये जीवित रहे। और इसके दौरान इन्होंने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, यानी कि ये दिन रात लिखने का काम करते थे। यानी कि हिंदी साहित्य को, हिंदी के क्षेत्र को ये और अधिक बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कुल मिलाकर लगभग 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। और बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो केवल अनुवाद ही हैं, किसी अन्य भाषा के में लिखे गए थे मूल रूप से, और उनका अनुवाद किया हिंदी के अंदर। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। यानी कि जो हिंदी का संसार है या हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र है, हिंदी साहित्य का जो दायरा है, तो इसमें इनके द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं उनका बहुत ज़्यादा आदर है। बहुत ही सम्मानित दृष्टि से लोग उसको देखते हैं और उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में भी उतारते हैं। उनमें वैदिकी हिंसा न भवति, कौन सा? वैदिकी हिंसा न भवति, कर्पूर मंजरी, सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नाटिका, भारत, दुर्दशा, अंधेर, नगरी, मुद्रा, राक्षस आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यानी कि ये इनके नाटक हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, अर्थात लोगों में बड़े ही चाव से इन नाटकों का आनंद लेते हैं, तो इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। अब आगे है पाठ परिचय, यानी कि इस पाठ में वो क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत निबंध, एक निबंध है ये वाला जो हम पढ़ेंगे, एक अद्भुत अपूर्व स्वपन। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय, यानी कि मजाक के बहुत ज़्यादा प्रिय था उनको, मजाकिया प्रवृत्ति में का प्रतिनिधि उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है उनकी विनोद प्रिय प्रवृत्ति का, उनकी मजाकिया प्रवृत्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र, यानी कि जो तत्कालीन समाज है, किस प्रकार की उनकी सोच है, वो क्या काम धंधे करना चाहते हैं, इस प्रकार से समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। यानी कि उनकी शैली हास्यास्पद भी है और व्यंग्यात्मक भी है, कटाक्ष वाली शैली है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए, यानी कि अपना नाम स्थायी रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। यानी कि मनुष्य इस संसार में अपने नाम को स्थायी रखने के लिए, यानी कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, इसके लिए मनुष्य क्या क्या प्रयास करता है, क्या क्या प्रयत्न करता है। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, उतावला रहता है कि मेरा नाम अमर रहे। और यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। इस पाठ का जो वर्ण्य विषय है यही है कि किस प्रकार से मनुष्य विभिन्न प्रयास करता है अपने नाम को अमर रखने के लिए। और इसके साथ साथ समाज धर्मांधता, समाज में जो धर्म के नाम पे अंधता चलती है, बुरे चलते हैं, स्वार्थपरता, यानी कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति। और अंग्रेज़ों का शासन है, जब ये इन्होंने रचना की है तो उनकी अत्याचारपूर्ण नीति है से किस प्रकार जर्जरित हो गया है,
तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, यानी कि शिक्षा जो बहुत ही अच्छी चीज़ है उसके बारे में भी लोगों का जो नज़रिया था, जो सोचने की जो शक्ति थी वो बड़ी ही घटिया स्तर की थी। इन बातों का व्यंग्यात्मक चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इन सभी बातों का व्यंग्यपूर्ण कटाक्षपूर्ण जो चित्रण है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आगे है लेसन एक अद्भुत अपूर्व सोपान, इसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से अपनी फेयर कॉपी के अंदर, फेयर बुक के अंदर नोट करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।